नीट बायोलॉजी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमारा टॉपिक है एमफिज और उसमें लेवल 2 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 और 49, और इसी के साथ हमारा एम फेज के टॉपिक्स, एम फेज के लेवल 2 के क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे। अगली क्लास से फिर हम लोग शॉर्ट एंड ब्रीफ डिस्कशन करेंगे मियोसिस में। मियोसिस हमारा टॉपिक 3 रहेगा। फिर उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे उससे रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लास नंबर 15 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग। तो माइटोसिस में जो एनाफेज और मेटाफेज होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस किसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स में। ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, मतलब सेम होते हैं। सेकंड क्या है कि एनाफेज पहले है, तो यहाँ पर लिखा है एनाफेज में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं। एनाफेज में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेटाफेज, और एनाफेज में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं। तो लैंग्वेज रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग को ध्यान देना है, पहले क्या है बाद में क्या है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में खासकर चारों सब्जेक्ट्स में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ होता है। टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म्स, और हमें ध्यान रखना है इसकी लैंग्वेज पर। तो ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज में हमें इतना तो पता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो एनाफेज में हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमेटिड्स आपके जॉइंट नहीं है, आधे ऊपर हैं आधे नीचे, मतलब एक सेल में आधे एक सेल में आधे, क्योंकि मतलब अभी एक सेल नहीं बनेगा, पर कहने का मतलब है आधे ऊपर हो जाएंगे आधे नीचे, है ना। उसके बाद टेलोफेज होगा, टेलोफेज के बाद आपका 2 सेल बनेंगे। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में। और सेम नंबर ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स तो आपके सेम नंबर रहेंगे, क्योंकि वो 4 जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अब खुद के क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं वो। ठीक है, तो क्रोमोसोम सेम नंबर के रहेंगे और आपका हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फेज हो गया मेटाफेज। तो अगर मेटाफेज में हम लोग मान लेते हैं कि क्रोमोसोम्स n नंबर के हैं, तो आपका क्रोमेटिड्स 2n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, लेकिन एनाफेज के एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी एनाफेज में पूरे सेल को अगर लें तो ऊपर नीचे मिला के आपके पास 4 क्रोमेटिड ऊपर और 4 क्रोमेटिड नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल पोल के सामने जो 4 क्रोमेटिड्स हैं उनके रेस्पेक्ट में बात करें, तो वहाँ पर आपके जो क्रोमेटिड्स के नंबर हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें उस रिस्पेक्ट में इसमें हमें देखना है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि किस रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में आप ये भी सोच सकते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, या फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। तो ये सब रिलेटेड है, तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 क्रोमेटिड्स जो ऊपर चले गए हैं एक पोल की तरफ, है ना, तो वो क्या है, वो अब अपने इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपके 4 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्रोमेटिड्स की बात करें तो क्योंकि वो सेपरेट हो चुके हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो एक ऊपर में सिर्फ 4 है और नीचे मेटाफेज प्लेट में आपके 8 क्रोमेटिड्स थे। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, पर अब एक क्रोमोसोम में आपके एक ही क्रोमेटिड होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विल नॉट बी कॉमन। देखिए यहाँ पर नॉट है ना, निगेटिव में क्वेश्चन है, विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हायर प्लांट्स के माइटोटिक सेल्स में कॉमन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा एक तरह से। ठीक है, माइटोटिक सेल्स से, माइटोटिक सेल्स मतलब जो माइटोटिक डिवीजन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, सेल प्लेट, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर 1997 का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो यहाँ हायर प्लांट्स की बात की हुई है। तो हायर प्लांट्स में आपके सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो कौन सा कॉमन नहीं है सेंट्रियोल्स, क्योंकि वो एब्सेंट होते हैं। तो हायर प्लांट्स होते हैं क्या, तो एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एक एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स सीड प्रोड्यूसिंग, पर उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते, और एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और उनके सीड्स फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स लार्जेस्ट ग्रुप है किंगडम प्लांटे का, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्रुप सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ये हो गए हायर प्लांट्स। इनमें क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम और फ्लोएम में आपके वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, मैकेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट्स। और लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, जो कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इनमें लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, मतलब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो हायर प्लांट्स में होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल ऐसे ब्रायोफाइट्स, मोजेस, लिवरवोर्ट एट्सेट्रा और एल्गे, ठीक है, और भी होते हैं एट्सेट्रा। तो ये हो गए हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हायर प्लांट्स के बारे में, तो हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रियोल, और कुछ लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, पर सारे हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। ऑल हायर प्लांट्स लैक सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन सम लोअर प्लांट्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रियोल से ही आप देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते थे, है ना, एनिमल सेल में, जो क्योंकि हमने जो यूकैरियोटिक सेल लिया था उसका टिपिकल एग्जांपल ह्यूमन सेल लिया था। अब प्लांट सेल भी यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंस तो हमने देखा था कि साइटोकाइनेसिस में जो सेल डिवीजन होता है वो आपका यहाँ से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारे सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, तो यहाँ पर फरो बनता है और फिर यहाँ से आपका क्लीवेज हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में जो आउटर होता है वो आपका सेलुलोज होता है, तो यहाँ पर आपका कुछ फरो फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है, तो एक अंदर ही सेल प्लेट बनता है जो ग्रोथ करता है और फिर ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, सेंटर की तरफ ऐसे सेल प्लेट बनता है, वो दोनों तरफ ऐसे बढ़ता है और सेल डिवाइड होता है। तो एक डिफरेंस तो वो था। दूसरा डिफरेंस क्या है कि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, तो इसके कारण जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपका अरेंजमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्पिंडल फाइबर में जो अरेंजमेंट होता है उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हम लोग अभी बहुत ही डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत सारे टर्म्स थे, तो इसमें बस इतना देखते हैं कि हायर प्लांट्स यूज़ अदर ऑर्गेनल्स, तो वो कुछ ऑर्गेनल्स का यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स और भी कुछ, उनकी मदद से वो अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्पिंडल फाइबर्स में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो हायर प्लांट्स यूज़ अदर ऑर्गेनल्स टू ऑर्गेनाइज देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट आर पार्ट ऑफ सेल साइटोस्केलेटन। तो हमने देखा था जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके एक पार्ट होते हैं। तो अरेंज करने के लिए सेंट्रियोल्स का यूज़ करते हैं एनिमल सेल्स, और जो प्लांट सेल होते हैं वो अदर ऑर्गेनल्स का यूज़ करते हैं और उनका थोड़ा अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। दे यूज़, मतलब प्लांट सेल, हायर प्लांट के सेल्स यूज़ डिफरेंट मैकेनिज्म टू ऑर्गेनाइज देयर माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, उनमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग विच फेज या फेजेस ऑफ सेल साइकिल amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted by 2C। तो अगर इनिशियली जो DNA का अमाउंट है वो 2C है और फिर वो क्या होता है, रेप्लिकेट होता है तो 4C बन जाता है। तो किस फेज में आपका अमाउंट 4C रहता है अगर शुरू में वो 2C था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शन क्या है, G0 एंड G1, G1 एंड S, ओनली G2 या G2 एंड M, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो G1 फेज़ है उसमें तो सिर्फ 2C रहता है। S फेज़ में क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेट हुआ तो देखिए G1 तो नहीं होगा, यहाँ भी G1 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब बचा G2 और G2M, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास दो बचा, G2 बचा और G2M बचा। तो अब G2, तो यहाँ पर क्या हो गया, S फेज़ में आपका 4C हो गया, तो G2 में भी आपका 4C रहेगा, बिल्कुल सही, G2 में तो रहेगा 4C, ठीक है। लेकिन क्या M फेज़ में रहेगा, तो देखिए यहाँ पर M फेज़ रिलेट कर सकता है मियोसिस भी और माइटोसिस भी, दोनों का, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है कि 4C नहीं रहता है, ठीक है। तो किसी स्टेज में क्या होता है कि वो कम हो जाता है ना, क्योंकि ये आपका 4C है तो 4C आपका जाएगा M फेज़ में, लेकिन M फेज़ की कुछ फेजेस में वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन में वो बट जाता है ना, DNA क्या होता है, बट जाता है, और जो साइटोकाइनेसिस होता है वो आपका M फेज़ का ही पार्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका पूरी तरह एम फेज नहीं होगा, तो एम फेज के डिफरेंट स्टेजेस में आपकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ एम फेज नहीं होगा, ये G2 हो जाएगा, ओनली G2 की बात हो रही है, वहाँ पर 4C ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एम फेज आपका माइटोसिस है, मियोसिस है, ये डिफरेंट होता है, आगे जाके बढ़ जाते हैं, ठीक है। 4 सेल बन जाते हैं मियोसिस में, 2 सेल बन जाते हैं आपके माइटोसिस में, ठीक है। तो 4C नहीं रहता है, तो ओनली आपका आंसर हो जाएगा ओनली G2 फेज। Amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted by 2C, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC। अब देखिए ये क्या लेवल 2 का, तो ये कुछ नई बात है, इसको हम लोग देखते हैं। एक APC नाम का कॉम्प्लेक्स रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में प्रॉपर माइटोसिस के लिए APC का यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ APC इज़ डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, तो अगर APC आपका डिफेक्टिव हो गया ह्यूमन सेल में, तो कौन सा फॉलोइंग में आपके पास 4 इवेंट्स दिए हैं, तो इन चारों में से कौन सा इवेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर। तो इन चारों में से क्या होगा अगर आपका APC डिफेक्टिव हो गया। पहला, क्रोमोसोम्स विल बी फ्रैगमेंटेड, क्रोमोसोम्स फ्रैगमेंट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट नहीं होंगे। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल अकर, क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होगा। या फिर क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस, क्रोमोसोम्स कंडेंस नहीं होंगे। 2017 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आपके लिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट थी, एडिशनल सोर्सेज से आप जब रीड करिएगा और कुछ कुछ बेसिक जानकारी लीजिएगा, पर सब नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। मान लीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बहुत डिटेल में है, तो फिर दिक्कत होती है कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अलग अलग जगह से, तो वहाँ आपको खुद से जो वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, जो टीचर्स और जो सब फॉर्म करते हैं, वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि आपका कितना पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब बुक्स और अलग अलग सोर्सेज से जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, तो वहाँ एक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वरना अगर आप खुद से देखिएगा तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, सब अच्छी लगती हैं और सब थोड़ा डिटेल में हमें नई जानकारी मिलती है। और ऐसी बात नहीं है कि हमें वो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। धीरे धीरे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़िएगा, थोड़ा कनेक्ट करिएगा, तो बहुत समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है कि वो सब हमारे लिए यूज़ की ना हो, ठीक है, एट द प्रेजेंट मोमेंट यूज़ के हमें ना हो, वो रिसर्च और हायर लेवल्स के टॉपिक्स हो, ठीक है। तो जब आप इस फील्ड को कंटिन्यू करेगा आगे, तो आपको वो सब पढ़ना है। लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो फिर हमें सुविधा होगी आगे पढ़ने के लिए, है ना। तो फिर उसके लिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतने इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो आप NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, है ना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर एक ओवरव्यू लीजिए, और फिर दोबारा जब आप रिवाइज करिएगा हर चैप्टर्स, तो आप और डिटेल में जाइएगा, है ना। अभी बहुत ही बेसिक करके 10 हम लोग पूरा करेंगे, चैप्टर 10, फिर और चैप्टर्स देखेंगे, ओवरव्यू क्या है नहीं है ब्रीफ में, प्रीवियस ईयर्स के क्या लेवल है, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एनाफेज प्रमोटिंग, तो एनाफेज को प्रमोट कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर लिटरल मीनिंग ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, पर मैक्सिमम टाइम्स आपका लिटरल मीनिंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ ब्रॉडर सेंस होगा या कुछ अलग बातें होंगी तो हम लोग वो देख लेंगे। पर सबसे पहले अगर हमें नहीं भी पता है इसका ब्रॉडर सेंस या लिटरल मीनिंग, हम लोग लिटरल मीनिंग के अनुसार ही जाएंगे। तो एनाफेज प्रमोटिंग, तो ये कॉम्प्लेक्स एनाफेज को प्रमोट करता है। अब एनाफेज में होता क्या है, तो एनाफेज में आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सबसे मेन काम यही होता है एनाफेज का, ठीक है। तो अगर APC में डिफेक्ट हुआ तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होंगे, उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, ये आपका ऑप्शन नंबर B हो गया, ठीक है। अब एक बार थोड़ा इसको देखते हैं, APC क्या होता है। तो APC होता है आपका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स, है ना। तो नाम से ही क्लियर है यहाँ पर बिल्कुल कि एनाफेज को प्रमोट कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स, और एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज, क्योंकि अब जो डॉटर क्रोमेटिड्स है वो पूरे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ईच इंडिविजुअल इज इट्स ओन क्रोमोसोम।
तो अ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स और डॉटर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। अगर एपीसी डिफेक्टिव है ह्यूमन सेल का तो क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट और नॉट सेपरेट, या क्रोमेटिड्स विल नॉट सेग्रीगेट और सेपरेट। तो ये हमारा पूरा हुआ क्वेश्चन नंबर 49। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक पूरा किया। अब अगली वीडियो से हम लोग मियोसिस का ब्रीफ डिस्कशन शुरू करेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और ऐसे करके धीरे धीरे अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और मियोसिस हमारा लास्ट चैप्टर है, उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंस के टॉपिक्स हैं, जैसे पहले भी आया था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, है ना। तो इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, मतलब इसके बहुत क्वेश्चंस नहीं आए, एक दो शायद आए होंगे, लेकिन जो मेन आपका सबसे मेन है टॉपिक वो आपका मियोसिस है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो हम लोग टॉपिक 3 तक ही रखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जब मियोसिस पूरा कर लेंगे, टॉपिक 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, तो फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। मई में हमारा एग्ज़ाम है और हमारे पास टोटल 32 चैप्टर्स हैं। ये पहले ही चैप्टर है जो चैप्टर 10 से मैंने शुरू किया है। तो कोशिश करेंगे हम लोग मई से पहले जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स करें, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, और जैसा होगा हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने नीट में आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।